कहावत है ना, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो पोस्ट वॉर कंसेंसस यही था कि इन कुत्तों को सोने दें। वो घड़ी वाला किस्सा आपने सुना होगा, जो नहीं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने 2 लग्जरी वॉच बनवाई करोड़ों की कीमत की। एक खुद के लिए रखी, दूसरी इमरान खान को प्रेजेंट की। तो उन्होंने वो घड़ी ब्लैक मार्केट में बेच दी। पोटेंशियल तो बहुत है, सोने की खान है भाई, तेल है, गैस है, तो बलूचिस्तान बिल्कुल सोनास्तान हो सकता है। बलूचिस्तान की कहानी बिल्कुल, अरे बॉलीवुड पिक्चर तो आसपास नहीं फटकेगी, हॉलीवुड पिक्चर के लायक है। आई मीन वो कहा जाता है ना कि वॉर इज टेररिज्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड टेररिज्म इज वॉर ऑफ द वीक। कि इतिहास में जैसे कि कांग्रेस एक जो है आपको बेचती है कहानी, भाजपा एक बेचती है, और दोनों की कहानी असत्य हैं। क्योंकि यहाँ का मुसलमान आदमी 4 दफे शादी कर सकता है, टर्की और मलेशिया में ये नहीं कर सकता। भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसका पड़ोसी बलूचिस्तान। पाकिस्तान अपने आप को बलूचिस्तान का सरमाएदार कहता है और ये कहता है बलूचिस्तान उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए कहता है यह उसी का हिस्सा है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ बिंदु जो है दूसरी ओर इशारा करते हैं। न केवल इशारा करते हैं बल्कि बलूचिस्तान के लोगों को शिद्दत से लगता भी है। हालिया एक ट्रेन हाईजैक और जिस तरह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ वहाँ पे, तमाम पहलुओं पे, तमाम बिंदुओं पे जो बलूचिस्तान को लेकर आपकी आंखों से एक तस्वीर साफ करेगी। बात करेंगे आज अतुल सिंह से, फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहानी क्या है सर बलूचिस्तान की? क्या देखिए, जब एम्पायर्स गए, नदारत हुए, या एम्पायर्स जितने भी थे, फ्रेंच, ब्रिटिश खासकर, वो टूटे, तो उनकी जगह कई नए राज्य बने, नेशन स्टेट्स बने, कहने को नेशन स्टेट्स। अब उसमें क्या हुआ कि कई तरह के लोग थे, कई एथनिसिटीज थी, और ये सारे नेशन स्टेट्स थोड़े खून खराबे से बने। टर्की ने कर्डिश कुर्दों को काफ़ी मारा पीटा, सीरिया में भी कुर्दों को मारा, और अलावाइट जो कि माइनॉरिटी थी 10% शिया, उन्होंने सुन्नियों का कत्लेआम किया। इराक में सुन्नी अरब चढ़ बैठे शिया पे और कुर्द पे। ईरान में बहुत सी माइनॉरिटी हैं, अज़ेरी भी हैं, बलोच भी हैं, वो उन पे चढ़ बैठे। अफ़गानिस्तान में पश्तून हज़ारों पे चढ़ बैठे, ताजिक पे चढ़ बैठे, उज़्बेक पे चढ़ बैठे। पाकिस्तान में पंजाबी सब पे चढ़ बैठे जी। कहने को तो आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में भी भारतीय सेना नागालैंड पे, हैदराबाद पे और कश्मीर पे, मणिपुर तो बाद में, लेकिन मणिपुर तो उतना नहीं, मिजोरम आप कह सकते हैं, पे चढ़ बैठी, सिक्किम पे चढ़ बैठी। तो देखिए, नेशन स्टेट ऐसे ही बनते हैं। तो आज के दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है, आपको अच्छा लगे ना लगे, है जी, ठीक। और लोग इसलिए ज्यादा कुरेदते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप बलूचिस्तान कुरेदेंगे तब लोग कुरेदने लगते हैं कश्मीर, फिर लोग कहेंगे कि भाई आप प्लेबिसाइट करा लो, लेकिन आप कहेंगे देखिए प्लेबिसाइट की कंडीशन नहीं पूरी हुई है, फिर वही बात पे बात जी। इसीलिए कहावत है ना, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो पोस्ट वॉर कंसेंसस यही था कि इन कुत्तों को सोने दें, लेकिन अब नया दौर आ गया है। तो अब देखिए, सूडान टूट चुका है, सूडान और साउथ सूडान बन गया है। तो अब वो ट्राइबल डिवीजन और रिलीजियस डिवीजन और एथनिक डिवीजन, वो सब उभर के आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान की क्या कहानी है? देखिए, सवाल यही था। देखिए कहाँ है ये, मैप पे देखिए, ये है दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में, ठीक।
दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध से आगे अरेबियन सी, अरब की खाड़ी से लगा हुआ पहाड़ी इलाका है, पानी की कमी है, गरीबी बहुत है, बहुत से लोग अशिक्षित हैं, कबीलों का इलाका है, ठीक। और 44% पाकिस्तान की एरिया का क्षेत्रफल बलूचिस्तान है, लेकिन मात्र 6% आबादी है पाकिस्तान की वहाँ। 6% पाकिस्तान की आबादी है 241 मिलियन 2024 में लोग कहते हैं, तो 6% लगा लीजिए, 24 करोड़ का 6%, तो आबादी बहुत नहीं है। और बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं, पश्तून भी रहते हैं। पश्तून बलूचिस्तान का भाग नहीं बनना चाहेंगे, वो अगर चाहेंगे तो पख्तूनिस्तान में जाना चाहेंगे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा, जो खैबर पख्तूनख्वा KPK अफगानिस्तान पूरा ही चाहेंगे वो, लेकिन अफगानिस्तान का खासा हिस्सा और बलूचिस्तान का उत्तरी हिस्सा वो चाहेंगे। तो सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो जो लाइन है उस बिल्कुल डूरंट को लेके वैसे ही अफगानिस्तान ने कभी मानी नहीं। तो देखिए, कॉलोनियल एरिया मनमोहन लाइन को चीन नहीं मानता है, ठीक है। तो ये तो लकीरें, आप अफ्रीका का मैप देख लीजिए, सीधी लकीर गोरा साहब खींच गया। भाई मिडिल ईस्ट की लाइन कौन खींचा? मिस्टर साइक्स मिस्यू पीको 1916 में चढ़ाया उन्होंने सिगार और बढ़िया वाइन और पोर्ट, बोला कि तुम्हारा इराक हमारा सीरिया, तुम्हारा जॉर्डन और पैलेस्टाइन हमारा लेबनान। मैं गलत बोल गया, ये फ्रेंच एक्सेंट में बोलना था ये। खैर, लेकिन बात यही है कि इस तरह बंटवारे हुए, राज्य बन गए, तो पाकिस्तान भी बन गया। और बलूचिस्तान जो है वो ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। जो ऐतिहासिक बलूचों का इलाका है वो इन 3 देशों में बटा हुआ है। और यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, मिनरल्स हैं, हाँ। सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सीपेक में सबने ग्वादर का नाम सुना है। ग्वादर में वो पोर्ट बना रहे हैं, हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। काराकोरम हाईवे जोड़ेगा बिल्कुल ग्वादर से। वो क्यों कर रहे हैं? मलक्का में उनकी कोरोनरी आर्टरी है, वहाँ हार्ट अटैक हो सकता है, कोई भी ब्लॉक कर सकता है। हालांकि काराकोरम हाईवे बहुत ऊंचा है, कोई चीज़ ले आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। चीनियों की में इंजीनियरिंग की पुरानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाए थे, तो बड़ी बड़ी रोडें बना लेते हैं। तो वहाँ वो एयरपोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। उनका अरेबियन सी का लिंक है कि डायरेक्ट तेल पाइपलाइन जो भी ले जाएं आगे। और वहाँ माइनिंग प्रोजेक्ट सिर्फ चीन के नहीं हैं, बारिक गोल्ड भी वहाँ है, जो कि कनाडा की एक माइनिंग कंपनी है। और उस माइनिंग कंपनी का 50% जो है स्टेक है रेकियो दिक में, जो कि अभी भी एक अनडेवलप्ड कॉपर और गोल्ड माइन है, तांबे की और सोने की माइन की खान, और दुनिया की सबसे बड़ी खानों में से एक हो सकती है। तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल तो बहुत है, सोने की खान है भाई, तेल है, गैस है, तो बलूचिस्तान बिल्कुल सोनास्तान हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बलोच लोगों को लगता है कि ये सारा पैसा इस्लामाबाद जाएगा, ये सारा पैसा इस्लामाबाद से पाकिस्तानियों के हाथ चला आएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और बलोचियों को शुरू से शिकायत रही है पाकिस्तान से। 6% की कमाई और बाकी 94% खाएंगे, क्योंकि अभी तो स्थिति वो भूखा नंगों वाली है वहाँ। हाँ, तो नाइजीरिया में भी ये था, बहुत सी ट्राइब्स को लगता था कि खाने वाले सब बैठे हैं लागोस में, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो पाइपलाइन वगैरह उड़ा देते थे। तो ये कई देशों में कहानी है, और इस कारणवश इंसर्जेंसी रही है। और इतिहास में अगर जाए हैं तो इतिहास बड़ा निराला है। इतिहास क्या है? देखिए साहब कि इतिहास तो ये है कि एक ज़माने में कुछ बलूचिस्तान का हिस्सा अंग्रेज़ों के हाथ था और कुछ कलात के हाथ था, नवाब कलात।
और मीर जलाल खान ने सबसे पहले इनको एक किया था, और नासिर खान को बड़ा माना जाता है क्योंकि बड़े अच्छे नवाब थे, मिलजुल के रहते थे, कबीलों के सरदारों से बात करके चलाते थे। और अंग्रेज़ों ने गोल्डस्मिथ लाइन बना ली, ईरान को कुछ हिस्सा दे दिया, और ड्यूरैंड लाइन बना ली, अफगानिस्तान को कुछ हिस्सा मिल गया, और बलोच 4 भागों में विभाजित हो गए उस समय। तो जब पाकिस्तान बना तो कलात के वकील असल में थे जिन्ना एक ज़माने में, और जिन्ना को प्रोटेक्शन दी थी कलातों ने, हाँ, कलात के नवाब ने एक ज़माने में। तो जिन्ना ने आँख गड़ाई, क्योंकि जिन्ना ये सोच के चले थे कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया तो पाकिस्तान में होना चाहिए, इसलिए कश्मीर पे भी हावी हो गए, ठीक, इसलिए वो कलात पे भी हो गए। अब आपका नज़रिया है कि वो गलत था, उनके नज़रिए से वो सही था। ऐसे हम भी तो हैदराबाद पे हावी क्यों हुए? नवाब तो नहीं चाहता था हिंदुस्तान में आना, लेकिन हम प्रजातंत्र के नाम पे गए हैदराबाद में, क्योंकि रज़ाकार बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। ऑपरेशन पोलो किया हमने। कश्मीर भी गए क्योंकि भागा भागा महाराज हमारे पास आया, महाराज हरी सिंह, और बोला कि भाई मुझे बचाओ। हमने कहा कि भाई कश्मीरी नहीं चाहते हैं जाना पाकिस्तान में, महाराज नहीं जाना चाहते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे भी कारण थे, पाकिस्तान के कारण ये थे कि भाई कश्मीर मुसलमान बाहुल्य जगह है, तो पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। तो कलात ने, उस समय के नवाब कलात ने जो है पार्लियामेंट भी इकट्ठा की, और कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी चाल खेली। पाकिस्तान ने जो है, अब मैं इस किताब में मुझे ये पेज को निकाल के रखा है, उन्होंने क्या किया कि मकरान, खरान और ला बेला, ये 3 नवाब के नीचे थे, सूबेदार रहे होंगे नवाब के, अपने को कहते हैं ये भी नवाब होंगे। इनको उकसाया, और उकसाने के बाद वही काम जो डिवाइड एंड रूल करते थे अंग्रेज, वो भी खा चबा गए। तो ये 48 में किया उन्होंने। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसर्जेंसी चालू हो गई, जैसे हमारे यहाँ नागालैंड में चालू हुई बहुत जल्दी। नागा इंसर्जेंसी पहली इंसर्जेंसी है, मैंने नागालैंड में नौकरी की है, और उसी तरह मिलिटेंट इंसर्जेंसी चालू हो गई 1948 में ही, क्योंकि बहुत से बलूचों को लगा कि यार ये कैसी बात है, हम न ईरान में रहना चाहते हैं, न पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, न अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं, हम अपना अलग मुल्क चाहते हैं। जैसे कुर्दों ने भी इंसर्जेंसी की, इराक में की, टर्की में की, सीरिया में की, ईरान में भी की, कुर्द ईरान में भी हैं, तो इन्होंने भी की। और 1950s में चली, 50 के दशक में, 1960s में चली, 1960 के दशक में, 1970s में चली, 70 के दशक में, और उसके बाद थोड़ी शांति आई 2003 तक। और उसके बाद इंसर्जेंसी फिर ऊपर चली गई, और इस समय जनरल परवेज मुशर्रफ थे गद्दी पे, राष्ट्रपति थे अनइलेक्टेड। पाकिस्तान में क्या है, एवरी स्टेट हैज एन आर्मी, पाकिस्तान हैज अ स्टेट आर्मी विद अ स्टेट। पाकिस्तान आर्मी है जो स्टेट। वो तो मालिक, हमने बात कही ना, मालिकी ट्रेडिशन है उनका। जी बिल्कुल। सिपह सलार कब्जा कर लिया, बाकी लोग जो हैं अलाउद्दीन खिलजी की जिस तरह खिदमत करते थे, उस तरह जो है आप आज पाकिस्तानी फौज की खिदमत करिए। तो इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी और फौजदारी उनको समझ में आता है। उनकी वॉर पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वो हमेशा कहते हैं हम न्यूक्लियर बम टपका देंगे हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान बोलता है भाई भाई मत करना, और बाकी दुनिया कहती है लो कुछ पैसे ले लो, लेकिन उनको ये पता नहीं आप अमृतसर में गिराओगे तो लाहौर थोड़ी बचेगा। पर उनका खैर वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि है वो एक विचित्र, उनके डीएनए में वो चीज है, उनके डीएनए में, लेकिन लड़ाई है। ठीक, तो इंसर्जेंसी हुई, और परवेज मुशर्रफ, उस समय 9/11 हुआ था 2001 में। देखिए न्यूयॉर्क में अटैक हुए, पेंटागन पे हुआ, एक प्लेन क्रैश भी हुआ। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे धावा बोल दिया। उसके बाद इन लोगों ने
अलकायदा इत्यादि के खिलाफ ऑपरेशन चालू किए। उसमें क्या हुआ कि अड़ गए बलोची, तो अब बलोचियों के खिलाफ ऑपरेशन करने लगे, तो ये बिल्कुल ही इंसर्जेंसी पे उतर आए और इन्होंने नवाब अकबर खान बुक्ती को मार डाला, जो बलोच एक नेता थे, लीडर थे। हजारों लोग गायब हो गए, हजारों पे हजारों, ये तो कई दशक की कहानी है। और बलोच कहते हैं कि बहुत से लोगों को पिकअप कर लिया, टॉर्चर कर दिया, किल कर दिया, तड़पा तड़पा के मारा। पाकिस्तान का कहना है कि यह अतिशयोक्ति है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, हम सब पाकिस्तान में हैं। अब पूर्ण सत्य तो है नहीं, पाकिस्तान में पंजाबियों का दबदबा है और जो ट्राइबल इलाके हैं वो थोड़े से वहाँ पे न विकास हो पाया है और न उनका बोलबाला ज़्यादा है। और 6% अगर आप आबादी हैं तो अगर प्रजातंत्र भी आता है, डेमोक्रेसी भी आती है, तो आपका कुछ बटने वाला नहीं है, आपका कुछ खास, अगर जब तक हंग पार्लियामेंट ना हो आपकी कुछ खास औकात नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी आराम से पिट सकती है। ये प्योरिटी ऑफ रेस का रास्ता हिटलर ने उसमें कहा ही है कि जी, वो हिटलर की बात तो यहाँ लागू नहीं होती है, पर यह है कि मेजॉरिटी दबा सकती है माइनॉरिटी को। ये तो हो भी सकता है डेमोक्रेसी में, और होता भी है कभी कभी। तो और जब फौज है तो फौज तो पाकिस्तानी ज़्यादातर जनरल होते हैं, या मुहाजिर भी आ गए, मुशर्रफ की तरह या ज़ियाउल हक की तरह, दोनों मुहाजिर थे। तो वो बलूचिस्तान की ओर कहाँ दिमाग लगाएंगे, उनकी नज़र तो लगी हुई है। और बड़ी चीज़ है कि रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं उनको, सोने की खान नज़र आ रही है जो उनके देश चलाने में या उनके मंसूबों में मददगार हैं जो। बिल्कुल। तो अब हुआ ये कि इस वजह से जो है बालूचिस्तान में क्या हुआ कि पिछले साल 2024 में गौर फरमाइएगा कि ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया मिसाइल से। है ये जनवरी में हुआ, 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान को पे धावा बोला और उसके बाद पाकिस्तान ने उत्तर दिया। और ईरान ने कहा हम जैश अल अदल को मारना चाह रहे थे क्योंकि ये हमारे यहाँ हंगामा कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने कहा हम जो है बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और बालूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF को टारगेट कर रहे हैं, ये दोनों हमारे खिलाफ हैं। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि BLF सीरिया में बनी। अच्छा, 1964 में। मतलब बड़े बालूचिस्तान की कहानी बिल्कुल, अरे बॉलीवुड पिक्चर तो आसपास नहीं फटकेगी, हॉलीवुड पिक्चर के लायक है। अच्छा। बॉलीवुड की औकात नहीं है कि पिक्चर बना सके बालूचिस्तान पे, क्योंकि पढ़ता कौन है ठीक से वहाँ। हॉलीवुड भी नहीं पढ़ता वैसे ज़्यादा, लेकिन बॉलीवुड में तो सब काला अक्षर भैंस बराबर लोग हैं, इतिहास तो कोई पढ़ता ही नहीं है। जोधा अकबर बना देते हैं जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो वो अभी एक वेब सीरीज जरूर मैंने देखी जिसमें इमरान हाशमी ने लीड रोल किया है, किस सीरियल की सर जो है उसने, और वो बस एक टैंकर और तेल लाइन उड़ाने वाला सीन जरूर उसमें ठीक है, बाकी वो बलूचिस्तान का पूरा एक एरिया ही दिखाया है उन्होंने। अब राम जाने, मुझे नहीं पता ठीक से उसके बारे में, सीरीज वगैरह में देखता नहीं जी। दुखी हो जाता हूँ, पर ध्यान इस पे करते हैं। BLF सीरिया में बना, और क्यों? क्योंकि बहुत से बलोच चले गए थे इधर उधर काम पे, और सीरिया में उस समय जो है समाजवाद था, जो भी था। और इनिशियली शुरू में वो ईरानियन बलोच रिवोल्ट में आए, ठीक है, क्योंकि ये बलोच चाहते कि भाई ईरान से अलग हो जाएं कुछ बलोच, वो चला नहीं। और उसके बाद 5 साल बाद शाह से इन्होंने, उस समय शाह का राज था, शाह से सुलह कर ली, और फिर उसके कुछ देर बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। अच्छा। और ये जो है अफगानिस्तान में इनके बेस थे, और आ जाते थे ये अफगानिस्तान में, आ जाते थे पाकिस्तान में या बालूचिस्तान में हंगामा करने। अच्छा, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी 2000 में, लेकिन इसके पहले कई रूप थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि 2 KGB एजेंट मीशा और साशा, नाम देखिए कितने अच्छे, 2 रूसी नाम, मीशा और साशा जो है, इन्होंने बलूचियों को प्रेरित किया और ऑर्गेनाइज किया। हो सकता है क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्या था, कोल्ड वॉर एलाई था,
यूएस का। तो पाकिस्तान को तोड़ना किसके हित में था? सोवियत रूस के हित में था। बाद में पाकिस्तान ने जो है 1980 से 1988 तक जिहाद किया या करवाया अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ। सऊदी अरेबिया का पैसा, ईरान का भी, सऊदी अरेबिया का पैसा, अमेरिका का पैसा, इजराइल के हथियार, इजिप्ट के हथियार सब जाते थे पाकिस्तान से। आईएसआई पूरी ट्रेनिंग देती थी मुजाहिदीन को। तो अगर आप सोवियत रूस हैं तो आपको भी हंगामा, अगर उन्होंने एक चाल चली शतरंज की, आप चलेंगे। जियोपॉलिटिक्स तो खेल ही शतरंज की बिसात है। तो मजे की बात यह है कि 10 फरवरी 1973 बहुत अहम तिथि है। पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस इराकी एम्बेसी में घुस गई। वहां उनको कुछ हथियार मिले, ग्रेनेड मिले, जो भी मिले। उन्होंने कहा ये सब बलोचियों के लिए है, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि सोवियत रूस, इराक के माध्यम से सोवियत रूस, भारतवर्ष, अफगानिस्तान उस समय सोशलिस्ट था, और भारत भी सोशलिस्ट था। इंदिरा गांधी के राज में तो रशिया, अफगानिस्तान, भारत और इराक, रशिया, अफगानिस्तान, भारत और इराक मिल के साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ तोड़ने की। अब ये कोल्ड वॉर का भाग हो सकता है, और उस समय रामनाथ काउ के दिन थे। वो तो अच्छी तरह जानते थे सोवियत रूस को, मजे हुए खिलाड़ी थे। तो हो सकता है कि कुछ हाथ रहा भी हो, राम जाने। ये तो बाद में पता चलेगा, आर्काइव्स वगैरह 100 साल बाद जब खुलेंगी तब लोग देखेंगे। तो यथार्थ ये है कि पाकिस्तान को तो बड़ा शक हुआ। तो ये सब चीजें खमीर की तरह चलती रहीं। और 2009 में एक ब्राह्मदाग खान बुख्ती ने कहा, नॉन बालोची, गैर बालोचियों को मारो, पंजाबियों को, तो पंजाबी, सिंधी, पश्तून, मुहाजिर जो भी आया मारो, क्योंकि सब शोषण करने आ रहे हैं, ये लूट खसोट के लेके जाएंगे। ठीक है। और मारने में ये चीनियों पे भी मारने पे आ गए, खासकर BLA, बालोच लिबरेशन आर्मी। तो अब उसमें चक्कर क्या हुआ कि सबका अहित होने लगा, जो कि जैसे अगर आप बारीक गोल्ड हैं तो इस तरह की मारकाट, इस तरह का टेररिज्म ही तो है ये। और इनको टेररिज्म करार भी कर दिया गया। अभी जो इन्होंने ट्रेन पकड़ी है ये टेररिज्म है। बिल्कुल, बच्चों को सर, ठीक है। अभी जो पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्वॉय भी किया है ये भी टेररिज्म है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, पर एक तरह से टेररिज्म भी है। पाकिस्तान भी जो है ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस कर रहा है। हाँ, ये भी टेररिज्म है, सरकारी टेररिज्म। वो कहा जाता है ना कि वॉर इज टेररिज्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड टेररिज्म इज वॉर ऑफ द वीक। तो हर आदमी जो है खूनी कतली है, वहाँ सबके हाथ खून में रंगे हुए हैं। तो बालोच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि भैया हम जो है खून की नदियां बहा देंगे, और अब पाकिस्तान से बैर है। पाकिस्तान कह रहा है यार हमको अमन चाहिए। US UK ने भी BLA को करार कर दिया है। वैसे ये सबसे बड़ा सटायर है कि पाकिस्तान कह रहा है हमको अमन चाहिए। कश्मीर में नहीं चाहिए लेकिन बालूचिस्तान में चाहिए। पंजाब में नहीं चाहिए लेकिन बालूचिस्तान में चाहिए है। तो भैया सोने की खान है, तांबे की खान है, नेचुरल गैस है, कल को ऑयल निकल आए अगर ग्वादर के पास तो चाइना पैसा दे रहा है, चाइना पैसा लगा ही रहा है। भाई आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप के राज में ज्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। तो भाई चीन ही है रह दे के माई बाप सरकार। तो और चीनी मारे जाएंगे या चीनी आर्थिक हानि होगी तो चीन को आएगी गर्मी, और चीन बोलेगा यार क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। तो बलूचिस्तान में ये चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का कहना है कि देखिए जी ये BLA और BLF, ठीक है, तो BLA की बात BLA 2000 में कहा और BLF 1964 64 में, हाँ 64 में, तो बोला कि ये दोनों जो हैं
ईरान इनको शरण देता है, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और हिंदुस्तान पैसा दे रहा है। इराक या ईरान सर? ईरान अब ठीक है, अब ईरान, अब इराक सोशलिस्ट नहीं रहा ना, अब तो सद्दाम हुसैन चले गए। तो पहले था बड़ा मतलब नायाब, उस समय सीरिया भी सोशलिस्ट था 64 में, तो इसलिए ये वहां बना। जब तक समाजवाद था तो अरब दुनिया में पैन अरबिज्म और सोशलिज्म का दौर आया। याद करिए नॉन अलाइंड मूवमेंट में नेहरू, नासर, टीटो, हाँ, इंडोनेशिया के सुकार्नो, सब मिलके बोले हम नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएंगे। तो ठीक है, अरमान अच्छे थे, लेकिन इंदिरा गांधी तो नासिर टिटो से प्रभावित थी, उसने इमरजेंसी इसीलिए लगाई कि उनसे सब पावर चाहिए था उनको। देखिए, सोशलिज्म ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल पाकिस्तान में भी आया। हमारा पॉडकास्ट है जुल्फिकर अली भुट्टो पे नासिर खिलजी के साथ, सुनिएगा, यूट्यूब पे भी है और स्पॉटिफाई पे भी है, हमारी वेबसाइट पे भी है, और वो जुल्फिकर अली भुट्टो की पूरी एनालिसिस है। जुल्फिकर अली भुट्टो सोशलिज्म लाए पाकिस्तान में, इंदिरा गांधी यहाँ लाई, एक ही समय लाए। उन्होंने वहां इंडस्ट्री कबाड़ दी, इंदिरा गांधी ने यहाँ इंडस्ट्री कबाड़ दी। दोनों ने आर्थिक नुकसान पहुंचाया। भुट्टो ने बांग्लादेश गंवाया, लेकिन शिमला एकॉर्ड में इंदिरा गांधी को उसने जो है उल्लू बना दिया। डिप्लोमेसी में उसने जो है धोबिया पाठ दे दिया इंदिरा गांधी को। तेज आदमी था, चार्मिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग, लेडीज मैन था। इंदिरा गांधी यंगर थी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था डिप्लोमेसी का, वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका था। तो इतने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे हमारे, हमने दे तो दिया और वापस में हमको कुछ मिला नहीं। और आपको याद होगा मेरे पिताजी बताए कि अपने सिपाही को हम देते थे मोबिल ऑयल में तली हुई रोटी, पूड़ी मोबिल ऑयल में नहीं थी, पर इतनी गंदे तेल में बनती थी कि मजाक में अफसर कहते थे क्या पूड़ी आलू। उसको मिलते थे 6 अंडे, दूध और मीट ऑन हूफ कि बकरा जिसको खुद हलाल करे, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि आप झटका दे देंगे। तो हमने प्रिजनर ऑफ वॉर को तो जैसे सांप को पाला जाता है उस तरह पाला। तो भाई जो अपने सिपाही को देते थे वो उनको देना था, लेकिन हमारे मन में ये था कि वो मुसलमान है, वो पाकिस्तान से, वो पश्तून है, लंबा है, गोरा है, चिट्टा है। मैं सर शिमला समझौता जब हुआ तो बेनजीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो बोले कि मैं सो गई थी तब, पूरे 2 दिन तक चर्चा चली, लड़का हो गया लड़की, ये कोड था कि लड़का हो गया मतलब पाकिस्तान विन कर रहा है। तो एक शर्त मानी है, ऐसा सुनने में, भाग के नीचे पहुंची तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का चेहरा बर्फ जैसा सफ़ेद रहता था उस वक्त, के वो कोई चेहरे पे भाव नहीं लाती थी। और मेरे को जब पता चला कि मेरे पिता ने सारी ज़मीन वापस लेने के समझौते पे साइन किया है, तो हमने कहा हम पाकिस्तानियों को जवाब क्या देंगे। तो बोले बेटा तुम डिप्लोमेसी नहीं जानती, 93,000 युद्धबंदी कोई भी देश नहीं रह सकता, अब दुनिया हमें उनको दिला देगी। तो यहाँ शिमला समझौता भारत एक तरह से हारा। देखिए कई तरह से हारा, क्योंकि हम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना पाए, हम बॉर्डर डिलीनिएट नहीं कर पाए, हमारे पास इतने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको हम और दिन रख सकते थे। देखिए बहुत चीज़ें कर सकते थे, वेस्टर्न फ्रंट पे भी पुश कर सकते थे, उस समय तो इनके पास फौज नहीं थी। अगर ये नहीं मानते ठीक है यार, फौज को हुक्म दो फौज, लेकिन इंदिरा गांधी को खौफ था। उन्होंने 71 में अच्छी लीडरशिप दिखाई, मानेकशॉ की बात सुनी, सैम मानेकशॉ की बात सुनी, RAW में रामनाथ काउ थे, उनकी बात सुनी और बांग्लादेश बनाया। शी वन द वॉर बट शी लॉस्ट द पीस। उसके बाद उनको लग गया कि भाई आर्मी कू हो सकता है, जो उनके पिताजी को भी लगता था, मिलिट्री कू। तो उन्होंने जनरल भगत को सुपरसीड कर दिया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जनरल भगत जैसा जनरल विक्टोरिया क्रॉस जीता हुआ भारत के पास उस समय नहीं था। उन्होंने चंपू को बना दिया। आज भी वही ट्रेडिशन है, आज हम चंपू को बनाते हैं, आज नरेंद्र मोदी भी चंपुओं को बना रहे हैं, तो कुछ बदला नहीं है। तो सीधी बात यह है कि शिमला एकॉर्ड में क्या हुआ कि उस समय जब अपर हैंड है आपका कि आप धावा बोल सकते हो, जमीन ले सकते हो, नहीं ली तो खैर वो गई बात, आई ये गई। मुद्दे की बात बलूचिस्तान में यह है कि बलूच चाहते हैं आज़ादी, कुछ तो चाहते हैं,
और ठीक है ईरान उनको दे रहा होगा, और अब बीएलए और पाकिस्तानी तालिबान साथ साथ अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ये चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों और किस पे अटैक कर रहे हैं? चाइनीज नेशनल्स पे कर रहे हैं, गैस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, सिक्योरिटी पोस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, बीएलएफ भी कर रहा है, बीएलएफ भी, और ये दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस फॉरेन वर्कर्स और गवर्नमेंट एफिलिएट्स और जर्नलिस्ट पे भी कर रहे हैं। तो और सीधी बात ये है कि ये जो इंसर्जेंसी है कि अगर पश्तून जो कि पाकिस्तानी तालिबान में हैं और बलोच जो कि बीएलए में हैं, बीएलएफ में हैं, ये लोग मिल के अगर पाकिस्तान पे कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को एकजुट रखने के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। देखिए, मुगलिया सल्तनत भी चली, हमेशा कूच करते रहते थे ये लोग, क्योंकि कभी शांति नहीं थी। अब क्या है ना कि इतिहास में जैसे कि कांग्रेस एक जो है आपको बेचती है कहानी, भाजपा एक बेचती है, और दोनों की कहानी असत्य है। ठीक है, जो जब भाजपा कहती है कांग्रेस सूडो सेकुलरिस्ट है, उसमें भी तथ्य है। जब कांग्रेस कहती है कि भाजपा जो हैं कम्युनलिस्ट हैं, उसमें भी कुछ तथ्य है। जब भाजपा कहती है ये मुस्लिम अपीजमेंट की है, उसमें तथ्य है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान आदमी 4 दफे शादी कर सकता है, टर्की और मलेशिया में ये नहीं कर सकता। ठीक। और जब कांग्रेस कहती है कि भाजपा के कारण मुसलमान डरे हुए हैं, वो भी बात सत्य है। दोनों बातें सत्य हैं, एक समय सत्य है। ठीक। अब दोनों को वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। कांग्रेस को चाहिए मुस्लिम वोट और भाजपा को चाहिए हिंदू वोट, तो दोनों को अपना राग अलापना है। लेकिन यथार्थ ये है कि अगर आप इतिहास देखिए तो इतिहास पेचीदा होता है। तो मुगलिया जो है साम्राज्य जो बना अकबर में, उसमें जरूर राजपूतों को, और हम तो जयपुर में बैठे हैं, जयपुर का पैसा ही आया बंगाल के सूबे से, इसीलिए आपके यहाँ सारे मंदिरों में पंडित सब बंगाली हैं। बिल्कुल, शिला देवी जो बिल्कुल बिल्कुल। और जयपुर की डिजाइन विद्याधर भट्ट ने की, वो जो थे जिनके नाम पे विद्याधर नगर है, तो उन्होंने ही बसाया था जयपुर को, तो पैसा था तभी बस पाया। ऐसा दूसरी रियासत बूंदी जो कि बहुत पुरानी रियासत है, 1294 की रियासत है, जैसलमेर, वो तो नहीं हो पाए ऐसे। देखिए, बंगाल का सूबा जिसके भी हाथ रहा वो बहुत रईस होके आया, क्योंकि बंगाल की जमीन बड़ी उपजाऊ थी, इसीलिए तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पे आंख गड़ाया। तो देखिए, ये तो रेगिस्तान है, वहाँ तो उपजाऊ जमीन है, और वहाँ उस समय बनती थी टेक्सटाइल्स। बिल्कुल, ढाका की मलमल, बहुत चीजें था ढाका उस वक्त। तो हाँ बिल्कुल, तो जयपुर का धन आया ही बंगाल से। तो मुगलिया सल्तनत अकबर के नीचे उस समय ठीक है ज्यादा बगावत नहीं थी, क्योंकि उसमें राजपूत को भी उन्होंने कर लिया, अफगानों से, पश्तूनों से जरूर उनका रहा, ताना बाना नहीं बना। बिल्कुल, मानसिंह काबुल तक लड़ने गए थे यहाँ से भाई, क्योंकि पश्तूनों से ही रियासत ली थी। तो छीना उन्होंने बागडोर पश्तूनों से। तो पश्तून कैसे जो है मुगलों को, मुगल तो आए थे उज़्बेकिस्तान से, आज भी पश्तून और उज़्बेक लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। तो सीधी बात यह है कि मुगल और पश्तूनों की नहीं जमी, लेकिन ज्यादातर अकबर के जाते आते काफी शांति थी। लेकिन जब अकबर गए, और अकबर के बाद जहांगीर तो दरुए थे, और शाहजहां तो आमोद प्रमोद वाला ही व्यक्ति था वो तो। शाहजहां तो अपने भाइयों को सबको मार के आए थे, कोई साधु तो थे नहीं। जहांगीर भी मार के आए थे, अपने ही लड़के को मार के आए थे। तो शाहजहां तो इतना कर लगाए, इतनी लगान वसूल किए कि लोग भुखमरी से मर रहे थे। तो औरंगजेब ने इनको बंदी कर दिया जी। औरंगजेब ने कहा था कि ताजमहल तुम लाशों पे बना रहे हो। हालांकि औरंगजेब ने भी कुछ भला नहीं किया। औरंगजेब तो खैर भला नहीं किया, लेकिन औरंगजेब ने के समय एम्पायर सबसे बड़ा था। बिल्कुल, अफगानिस्तान से लेकर वो दक्षिण तक चला गया, मरा ही औरंगाबाद में, वो कभी लौट के नहीं आया उत्तर। लेकिन यह है कि कॉस्ट बढ़ते जा रहे थे सत्ता को बचाए रखने के। तो हुआ क्या, जैसे ही औरंगजेब मरा, क्या हुआ, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, मतलब फट से कुछ ही 10-20 साल में। और आप कह रहे हो यही कॉस्ट वहां बढ़ रहे हैं? यही कॉस्ट पाकिस्तान बढ़ रही है पाकिस्तान में। जैसे मुगलिया सल्तनत टूटी थी फूट के,
पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा है कि बलोच अलग हो जाएं, पख्तून जो हैं अब पश्तून मांग रहे हैं, पश्तूनिस्तान अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को। अब 46% हिस्सा तो वो ले जाएंगे बलोच। अफगानिस्तान राजी नहीं है डूरेंट लाइन पे, भैया हमें आज तक राजी नहीं, हमें और चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने खिला पिला के बड़ा किया तालिबान को, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया तो साउथ तक जाता है, बंगलौर में HAL शुरुआत की हमने, तो दूर रहें, हमारी मिसाइल उड़ीसा में DRDO की साइट्स हैं, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। और पाकिस्तान का लाहौर तो बगले में है। हाँ हाँ बिल्कुल, अमृतसर से बहुत मतलब टैंक आप रोल कर सकते हैं। किया भी है, बरकी तक गई थी भारत की सेना 65 में, और किया भी है, और 71 में कर भी सकते थे, ठीक है, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए था। बिल्कुल, मैं सहमत नहीं हूँ शिमला अकॉर्ड से आज भी। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के जो खर्चे बढ़ रहे हैं, और आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये IMF के पास कितनी दफे पहुंचे, खर्चे में कोई कमी नहीं रखते, 17 दफे पहुंच चुके हैं, और सब इनको क्यों देता है, हफ्ता वसूली कर रहे हैं। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम फोड़ देंगे, हम बेच देंगे, तो बोलते हैं भैया ले अल्लाह के नाम पे 4 पैसे ले, अमन बनाए रख माई बाप सरकार। अच्छा, और मजे की बात यह है कि मैंने इश्तियाक अहमद साहब से कहा, इस पे तो शायद यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी हैं, हमारे वीडियो पे भी है, कि पहले क्या था कि मेरे CIA के दोस्तों ने बताया कि भाई पहले पाकिस्तान में IMF से पैसा आता था, IMF से पैसा गया तो दुबई की प्रॉपर्टी प्राइस 1 महीने बाद बढ़ती थी, फिर 3 हफ्ते बाद बढ़ने लगी, फिर 2 हफ्ते बाद बढ़ने लगी, फिर 1 हफ्ते बाद बढ़ने लगी। आज के दिन जिस दिन पैसा आता है उसी दिन दुबई की प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा, पैसा वहां लगा देते हैं। एलीट पाकिस्तान छोड़ के भाग रही है, जैसे गधे के ऊपर से सींग। तो पाकिस्तान की फौज भी अब वो स्कॉच पीने वाले जो है पंजाबी अयूब खान या पश्तून अयूब खान जैसे नहीं है। अब जियाउल हक के आने के बाद बिल्कुल कट्टर मुसलमान बनते आ रहे हैं। हालांकि परवेज मुशर्रफ को स्कॉच पसंद थी, लेकिन बहुत से फौज में अब दाढ़ी वाले हैं। रूह अफ़ज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है, चीनी के साथ रूह अफ़ज़ा पीजिए, लेकिन स्कॉच नहीं मिलेगी। हालांकि सब पीते हैं, प्राइवेट, सब तो नहीं लेकिन काफी लोग पीते हैं, प्राइवेट में पीते हैं, छुप छुप के पीते हैं। जी, आप गधे वाला जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान अब चीन को गधे बेचता है। नहीं, मैं बोल रहा था एलीट गायब हो रही है, जैसे गधे के ऊपर से सींग। अब सींग बच रहे हैं पीछे वहां पे। गधे तो चाइना जा रहे हैं। वो भी तो अब चक्कर ये है कि पाकिस्तान की एलीट भी भाग रही है, और पाकिस्तान में कट्टर और होते आ रहे हैं। शियाओं का बुरा हाल है, हर माइनॉरिटी का बुरा हाल है। अहमदी जो है भाग गए हैं, अहमदी लंदन जाके रुके, मुहाजिर दुखी हैं, सिंधियों को परेशानी है पंजाबियों से, और पश्तूनों को और मुहाजिरों को, पश्तूनों को और बलोचों को परेशानी है। तो कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कीपिंग द कंट्री टुगेदर, मतलब देश को एक रखने के दाम बढ़ते आ रहे हैं, खर्चे बढ़ते आ रहे हैं, आमदनी है नहीं। बाहर से जो पैसा आ रहा है वो दुबई वगैरह रेमिटेंस इकोनॉमी पे चल रहे हैं, ठीक है। बाहर से जो पैसा आता है वो चोरी इतनी है, करप्शन इतना है, पूछो मत। पाकिस्तान की एलीट तो ऐसी है कि हिंदुस्तान वाले शर्मा जाएं। वो घड़ी वाला किस्सा आपने सुना होगा, नहीं? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने 2 लग्जरी वॉच बनवाई करोड़ों की कीमत की, एक खुद के लिए रखी, दूसरी इमरान खान को प्रेजेंट की। अच्छा। इमरान खान की पत्नी, जिसे पिंकी पीरनी कहते हैं, अभी चौथी पत्नी जो है, चौथी हो, 5वीं हो, 10वीं हो, इमरान खान तो प्लेबॉय है, ये प्लेबॉय ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड, और 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, अब मुसलमान बने फिरता है। तो उन्होंने वो घड़ी ब्लैक मार्केट में बेच दी। वो ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत कौन दे, तो वो घड़ी वापस उसी कंपनी के पास पहुंच गई, और उन्होंने क्राउन प्रिंस को कांटेक्ट किया कि आपकी घड़ी क्या चोरी हो गई क्या? तो बड़ी बदनामी हुई पाकिस्तान की। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो सीधी बात यह है कि जो एलीट है वो शाहे बेखबर है, और वो भाग रही है। अब कट्टरपंथी लोग धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट शिक्षा नहीं दे पाई, स्वास्थ्य नहीं दे पाई, कुछ नहीं दे पाई, सिक्योरिटी नहीं दे पाई, सिक्योरिटी भी नहीं दे पाई। तो क्या है, मदरसे अब आ गए हैं, मदरसों का बोलबाला है। गरीब बच्चे कहाँ जाते हैं मदरसे? रूल ऑफ लॉ की जगह फतवे हैं, और कट्टरपंथी बढ़ती आ रही है। और ये हिंदुस्तान बड़ा खुश हो रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है,
क्योंकि कल को कोई जिहादी जनरल आ गया ना, तब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग तो जो है रागी हैं, राग अलापते हैं। इस पे अगली बात करेंगे कि भारत को जो 5 फ्रंट वॉर का क्या रिस्क है। तो यथार्थ ये है कि हिंदुस्तान जो है के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो पाकिस्तान को एक ही चीज एकजुट करके रखी है कि देखो हम सब मुसलमान हैं और हमारा दुश्मन वो काफिर हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हिंदुस्तान, सब काफिर हैं, बुत परस्त हैं, ठीक। और अगर पाकिस्तान में विघटन होने की गुंजाइश बढ़ेगी तो पाकिस्तान के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है एक रखने के लिए, वो है कि हिंदुस्तान से जंग। और ठीक है, लोग कहते हैं अरे उनकी इकोनॉमी नहीं है। भाई इकोनॉमी तो महमूद ऑफ गजनी की भी नहीं थी। उनके पास घोड़े कुछ नहीं है। गजनी के पास भी कुछ नहीं थी। तो अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर इनके पास बाहर से कुछ सपोर्ट आ गया, टर्की ड्रोन्स दे दे, जो कि दे रहा है, चीन ड्रोन्स दे दे, चीन अगर कहे कि ठीक है यार हम ट्रूप्स लगा देते हैं ईस्टर्न फ्रंट पे, लड़ाई भी नहीं करेंगे, ट्रूप्स हमको अपने ट्रूप्स लगाने होंगे कि नहीं, हमको भेजनी होंगी बटालियन रेजिमेंट, और पाकिस्तान चढ़ पड़े। वो नहीं भी चढ़े तो सर हमारी इकोनॉमी तो डाउन होगी, एक बार इकोनॉमी तो डाउन होगी, लेकिन हमारे ऊपर महासंकट आएगा। क्योंकि अगर लड़ाई हो गई सिर्फ पाकिस्तान से और उनके पास 10% चाइना अपना प्रोडक्शन दे दे, 70% ड्रोन दुनिया के चीन में बनते हैं, तो इतना आसान नहीं रहेगा भारत के लिए जितना हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग सो रहे हैं घोड़े बेच के। फिर तो मेरा मानना यह है कि हाँ, पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में हो रहा है उससे पाकिस्तान को तो खतरा है ही, और ये कहानी चलेगी। क्यों? क्योंकि बलोचों में है खुंदक, कबीले हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी के भाई को मार दिया तो वो बदला लेंगे। अब आपने किसी की शादी हो रही थी, बम गिरा दिया, 50 लोग मर गए, ठीक है, तो अब उनमें है कि अब हम ट्रेन उड़ाएंगे। तो एक साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा की एक दौर चल पड़ा है जी। और वो उनके जेहन में कहीं है, वो जो मनस्थिति उनकी वैसी ही है, बदला। और पैसा जब बढ़ रहा है तो अब स्टेक्स बहुत हाई है, क्योंकि बलोची एलीट, बलोच का सरदार देख रहा है कि अगर मैं आजाद हो गया तो मैं तो एक रिच स्टेट बना सकता हूं, और मैं एक कोस्टल स्टेट बना सकता हूं। बहुत बड़ी चीज होती है सी होना, समुंदर होना। तो उसके लिए भी अब जो है प्रलोभन ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए भी प्रलोभन ज्यादा है। तो अब जो है, जैसे बंगाल का सूबा आजाद सबसे पहले क्यों होता था? क्योंकि भाई बंगाल का सूबेदार देखता था मैं दिल्ली क्यों भेज रहा हूँ, दिल्ली वाला कमजोर है। मतलब ये कहानी सिराजुद्दौला से लेके ममता बनर्जी तक लगातार कायम है। सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खां से, उससे भी पहले की कहानी है। तो जब दिल्ली में सुल्तान कमजोर पड़ता था, बंगाल का सूबेदार कहता था अब मैं नवाब हूँ, टाटा बाय बाय, अब मैं नवाब से सुल्तान हूँ, टाटा बाय बाय। तो सीधी बात यह है कि ये तो इंसान की फितरत में है। तो पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अंग्रेजी में है ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, कि उसके जीवन पे का खतरा है, अवस्थित खतरा बोलते हैं जिसको, अवस्थित खतरा है। और इस कारणवश पाकिस्तान के टूटने की संभावना बढ़ रही है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट तो है ही, लेकिन पाकिस्तान उससे भी बुरे हाल में हो सकता है। पाकिस्तान एक सीरिया बन सकता है, पाकिस्तान एक सीरिया में जैसे कुर्दों की जो स्थिति है वो यहाँ बलोचों की। देखिए वहां कुर्द सुन्नी शिया एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी अलावाइट लोगों को मारा है, तो उसके पहले अलावाइट मार रहे थे। होम्स में क्या किया इन लोगों ने? तो वो हिंसा का दौर चल सकता है, लेकिन एक बस अंतर है कि पाकिस्तान जिहाद कर सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ, और उसका प्रलोभन बढ़ता जाएगा, तो हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो बलोच में जो हो रहा है, बलोचिस्तान में जो हो रहा है, हमारे लोग कुछ ज्यादा बल्ले बल्ले ना करें। उस खतरा तो है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को खतरा बढ़ने से एक नया खतरा आता है हिंदुस्तान के लिए, यही कि जिहादी सस्ते मिलेंगे। जिहादी सस्ते मिलेंगे, और पाकिस्तान का कोई अगर
नेता है। और अभी तो क्या है, शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ शरीफ तो है नहीं, नाम जिसके शरीफ है वो नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो। अब मेरे कितने दोस्त हैं बोले हैं कि शहबाज शरीफ को दूसरों की बीवियां उठाने का बड़ा चाव है। अब राम जाने सच है कि नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसको कहते हैं कई लोग। अच्छा। और ये बहुत से मेरे दोस्त बोलते हैं जो कि पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं। तो शहबाज शरीफ कोई शरीफ नहीं है, और चूंकि शरीफ नहीं है इसलिए वो जो है चाहता है कि खूब अपने परिवार का पैसा बनाए, शरीफ खानदान और अमीर हो, शरीफ ही नहीं अमीर शरीफ हो। अमीर शरीफ हो। तो इसलिए वो जिहादी पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि करप्शन एक तरह से फायदे की चीज है। करप्शन का नुकसान लोगों को है, पाकिस्तानियों को है, फायदा बाकी देशों को है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान की एलीट पैसा दुबई में लगाती है तो दुबई को फायदा है, या लंदन लगाती है, लंदन को फायदा है। रॉकफोर्ड एस्टेट भुट्टो के परिवार ने लिया था। बिल्कुल। ये डेली मेल या जो भी, डेली मेल ही नहीं, बहुत से ब्रिटिश अखबारों में आया था ये, ठीक। तो अगर शहबाज शरीफ चाहता है रईस बनना, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए, ठीक। भाग के गए थे वो गल्फ, लेकिन लौट आए, और इस वजह से अभी तो हालात ठीक हैं। और यही हाथ बिलावल भुट्टो की है। बिलावल भुट्टो जरदारी महाअहंकारी, वो अंग्रेजी एक्सेंट में मैं उनको बोलता है। प्रीमेच्योर चाइल्ड कहता हूँ सर। जब इनकी माँ जेल में थी और ऐसा कहा गया कि जब उन पे दबाव आया प्रेसिडेंट पे, जियाउल हक पे, कि आप इलेक्शन कराइए, डेमोक्रेसी लागू कीजिए, तो उन्होंने कंसल्ट किया लोगों से कि इसकी प्रेगनेंसी कब डिलीवर होगी, और ये 7 महीने में ही हो गया। अब ये मुझे नहीं पता, ये फैक्ट है सर, ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बेनजीर भुट्टो ने। मैंने तो नहीं पढ़ी। हाँ, ये आप पढ़िएगा सर। 7 मंथ का प्रीमेच्योर चाइल्ड है, तो इसके बयानों से ज्यादा भाई इसको दुनिया में भी 9 महीने से पहने आने की उतावल थी। मेरे पाकिस्तानी दोस्त इसको पाकिस्तान का राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से राहुल गांधी इससे तो बेहतर है। अंग्रेजी एक्सेंट, इतनी अंग्रेजी एक्सेंट में बात नहीं करता है। तो बिलावल भुट्टो भी चूंकि चोर है, ये भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान से बात बिगड़े, क्योंकि दोनों लोग चाहते हैं कि डराते रहें, हफ्ता वसूली करते रहें, लेकिन पूरी जंग नहीं चाहते। टोटल वॉर को दोनों नहीं चाहता, न शरीफ और न भुट्टो परिवार, क्योंकि लूट रहे हैं ना, मुल्क को लूट रहे हैं। लेकिन कल मान लीजिए ये दोनों चले गए, मान लीजिए जियाउल हक की तरह कोई कट्टर बंदा आ गया, मान लीजिए जनरल आ गया, मान लीजिए पॉलिटिशियन ही आ गया, फिर तेरा क्या होगा कालिए। तो चीजें खासा सर, ये सीपैक वाला जो है इसको लेके क्या सोचते हैं? चीन क्या कर रहा है, क्यों पैसा लगा रहा है वहां पे? या तो वो एक अलग आप जैसा कह रहे हैं बंदरगाह का सोच रहा है कि वो एक ट्रेड का नया रूट खड़ा करे, या फिर वो भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, क्योंकि मोदी लाल किले से बलूचिस्तान की एक डिप्लोमेटिक बात कह चुके कुछ सालों पहले। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोग बहुत सी चीज़ें कर आते हैं दूसरे को पिछाड़ने में। मान लीजिए एक देश ने एक चाल चली, दूसरा देश दूसरी चाल चलता है, और कभी कभी इस ताने बाने में इतने उलझ जाते हैं कि बेवकूफ़ी की चालें दोनों चले आते हैं। तो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान की बात हमें करनी ही नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा है, और ख़ासकर लाल किले से, है ना, कोई फ़ायदा तो है नहीं। डिप्लोमेसी में कर लें, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम में कर लें, करना है तो भाई ह्यूमन राइट्स केसेस हैं, एब्यूजेस हैं, खासकर अगर वो कश्मीर की बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, तो हमारे पास तो ज़्यादा जायज़ बिल्कुल बात है, विद प्रूफ है कि बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश में हुई थी जेनोसाइड और मास रेप 1970-71 में है, तो बहुत चीज़ें हैं। अब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे मेरा बहुत लंबा लेख है, BRI काफ़ी पहले का है।
मेरा मानना यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने किया ये क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी थी और ये चाहते ये हैं कि ट्रेड हो। ये डरे क्या हैं? ये डरे हुए हैं कि मलक्का, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से इनका तेल आता है और इनके गुड्स जाते हैं चीन के। वो ऑस्ट्रेलियन नेवी रोक सकती है, इंडियन नेवी रोक सकती है, छोटी सी तो है वो स्ट्रेट, तो सब बंद इनका। तो ये चाहते क्या है कि ये चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ और सी रूट के साथ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि अमेरिका रोक न सके। अब उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं और कुछ बेवकूफ़ाना है। मेरे हिसाब से सीपैक बेवकूफ़ाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, मुसलमान कभी भी चीन को, कट्टर मुसलमान कभी भी चीन को भरोसे की निगाह से नहीं देखेंगे। देखिए, इमरान खान पे कितने आरोप लगे थे जब वो कश्मीर की बात उठाते थे और वीगरों की बात नहीं करते थे शिनजियांग में। कितने लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं, बीबीसी ने पूछा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, कि भाई वीगरों की बात क्यों नहीं कर रहे आप। तो चीन ने तो शिनजियांग पे बिल्कुल ही कब्जा बना लिया है और मुस्लिम दुनिया में टर्की से लेके पाकिस्तान तक उसका विरोध है। अच्छा, चीनी डिप्लोमेसी में भी बड़े तेज नहीं है क्योंकि इंडिया की तरह वो भी इंसुलर हैं थोड़े, मतलब वो अंदर ही अंदर देखते हैं, शुतुरमुर्ग टाइप हैं, शुतुरमुर्ग की तरह हैं। और उनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बहुत क्रूड थी। उन्होंने जेम्स बॉन्ड की भी जो पैरोडी बनाई बेवकूफाना थी। तो उनको डिप्लोमेसी नहीं आती है, नए नए खिलाड़ी हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं। इंटेलिजेंस भी उनकी ऐसी कोई बढ़िया नहीं है। क्यों? टेक्निकल अच्छी है क्योंकि उन्होंने रूसियों से सीखा है, लेकिन रूसियों को आती है इंटेलिजेंस। पिछले राव की बात में हम भूल गए, रूसी गजब है इंटेलिजेंस में। हाँ, केजीबी या एफएसबी पुराने खिलाड़ी हैं ना, पुराने इंपीरियल पावर हैं, खेला है ये खेल उन्होंने। तो और चीनियों के साथ ये है कि न डिप्लोमेसी बड़ी तगड़ी है उनकी, न इंटेलिजेंस तगड़ी है उनकी। पीएलए भी शायद उतनी तगड़ी नहीं है, एक्सपीडिशनरी फोर्स तो है नहीं, पिछली लड़ाई जो की थी वियतनाम से हार गए थे, लेकिन इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। गिराव के बावजूद उनका रियल एस्टेट मार्केट ठुक चुका है, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, फैक्ट्री हैं दुनिया की, फैक्ट्री हैं, वो ड्रोन बना सकते हैं, शिप बना सकते हैं। मान लीजिए घटिया ही बनाएं, इतनी बनाएंगे कि आपके लिए सिरदर्द हो जाएगी। हाँ, माइक्रो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे पकड़ है। नहीं, टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं चीजें, हाथ से काम करने का कोई जोड़ नहीं है। मान लीजिए कल भारत चीन से लड़ पड़े और लंबी लड़ाई हो, कहां से आएंगी तोपें, कहां से आएंगे प्लेन, कहां से आएंगे ड्रोन? ठीक है, हमारे सिपाही उनसे बेहतर हैं, माना, लड़ लेंगे। पहला राउंड हमारा, दूसरा राउंड हमारा, तीसरा राउंड किसका होगा? हाँ, लंबी लड़ाई। क्योंकि देखिए, वो चीज है चीन के, अब वो तो दूर की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीन सीपैक में क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक, यही है ना। अब सीपैक, तो अब इसमें क्या है कि चक्कर ये है कि आप ग्वादर में पोर्ट बनाएंगे, फिर जाएगा वो पाइपलाइन जाएगी और फिर वो ऊपर से होते हुए तिब्बत होते हुए फिर आपका इकोनॉमिक एरिया तो है ईस्ट चाइना। अब ये ख्याली पुलाव ज्यादा है। ये पाकिस्तान को जो है, ये किसी ने सोचा होगा हमारे पास इतनी स्टील है, हम कर लेंगे, रोड बना लेंगे, वहां से आएगा, अगर मलक्का ब्लॉक हुआ तो वहां से ले लेंगे। मुझे नहीं लगता बहुत आसान है, क्योंकि वो पाइपलाइन भी तो ब्लो अप कर सकते हैं CIA वाले, एक्सपीडिशनरी फोर्स कोई कर देगी पैराड्रॉप करके, SAS ब्रिटेन की अच्छी है, कोई भी कर सकता है। तो वो तो ख्याली पुलाव हैं। लेकिन सीपैक का फायदा यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने शिकंजे में कर रखा है और चीन भारत को शक की निगाह से देखता है, और ये जाता है ब्रिटिश एम्पायर के समय, क्योंकि हांगकांग में सरदार पुलिसमैन थे, शंघाई में हट्टे कट्टे सरदार पुलिसमैन थे। जब समर पैलेस, गर्मी का महल बीजिंग में, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट एल्गिन मार्बल्स उठा के लेके गया, जो ब्रिटिश म्यूजियम में है। बाप बेटा आया, उसने बीजिंग का तहस नहस कर दिया, और वो यहाँ का वॉइसरॉय था इंडिया का,
बताइए मल्टीनेशनल करियर। बिल्कुल। आज लोग मल्टीनेशनल करियर क्या रखेंगे है? तो बिल्कुल एल्गे तो बिल्कुल ही उस जमाने का बिल्कुल गोली मार भेजे में टाइप आदमी था, लेकिन उसके सिपाही बहुत से भारतवासी थे। और चीनी ये भूले नहीं है। चीनियों को ये लगता है कि हिंदुस्तानी गोरों के लिए लड़ेंगे, और आज भी गोरों के साथ हो लिए हैं, और शायद गोरों की तरफ से हम पे चढ़ जाएंगे। तो शक है उनको। और जब हम भाषण दे देते हैं, अमित शाह भाषण दिए जैसे संसद में, उन्होंने बोला कि अक्साई चीन पे हम जान दे देंगे। तो मेरे चीनी दोस्त बोले तुम लोगों का प्लान होगा। अब क्या है ना, वो प्लानिंग वाले लोग हैं, हाँ, हम जुमलेबाज लोग हैं। हमने तो भाषण दिया है हम सिर्फ। तो जुमला दे देते हैं, तो हम सोचते हैं वो भी भाषण दे रहे होंगे। तो दोनों तरफ गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, और वो सोचते हैं हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब वो सोचते हैं प्लानिंग कर रहे हैं, तो नेपाल में खुराफात शुरू कर देते हैं, बांग्लादेश में कर देते हैं, पाकिस्तान में शुरू कर देते हैं, मालदीव्स में कर देते हैं। तो उनका ये है कि काम होना चाहिए और हमारा ये काम होते हुए दिखना चाहिए, वो नहीं हो जरूरी नहीं है। मतलब ये अंतर है। देखिए चीन की एक चीज है कि प्लानिंग जरूर करते हैं, वो काम की फिक्र करते हैं और हम काम का जिक्र करते हैं। चोरी वहां भी अंतर है। चोरी वहां भी है। वो मजाक है ना कि एक भारतीय नेता जाता है चीन, ब्रिज देखता है, अरे चीनी नेता के पास, चीनी नेता दिखाता है उसको ब्रिज, बोलता है देखो ब्रिज, देखो $100 मिलियन, हाँ 10 मिलियन मेरा, 10 मिलियन अंडर। ठीक है, तो ठीक है। तो जब चीनी पॉलिटिशियन आता है भारत, हिंदुस्तान आता है, तो हमारा इंडियन पॉलिटिशियन लेके जाता है, बोलता है वो ब्रिज देखो, बोलता है कौन सा ब्रिज? बोला हाँ 100 मिलियन सब मेरा। बिल्कुल। तो चोरी के स्तर में थोड़ा फर्क है। उन्होंने रोड ब्रिज जो है, अगर आप चीन के गांव चले आइए, चीन में मैं तो बहुत घूमा हूँ एक जमाने में। ये भ्रष्टाचार और लूट के बीच का अंतर है। भ्रष्टाचार और लूट। मैं हमेशा बोलता हूँ ना एक बात की, कि चीन का सीसीपी लीडर जो होता है शहर का, वो जब शहर चमकाता है तब वो ऊपर आता है। तो वो वहाँ 5, 10, 15 साल रहेगा। जैसे जू रोंगजी ने शंघाई को चमकाया, पुडोंग को खड़ा कर दिया, तो वो प्राइम मिनिस्टर बना। तो एक तरह से स्ट्रिक्टली डेमोक्रेटिक नहीं, लेकिन कंसल्टेटिव ज्यादा है एक तरह से। जो है उसको लोकल बिजनेस वाले से भी बना के रखना है, उसको लेबर से भी बना के रखना है, उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक, उसका स्किन इन द गेम है, उसका भविष्य और उसके जिले का भविष्य जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही बात। ठीक है, इंसेंटिव्स, हमेशा इंसेंटिव्स देखिए। हमारे यहाँ आईएएस जिला जाएगा, ठीक, उसके बाद वो मुड़ के नहीं देखेगा वहाँ। रिटायर कहाँ होगा? जयपुर, राजस्थान में काडर में है तो जयपुर होगा, नहीं तो दिल्ली जाएगा, दिल्ली के आसपास गुड़गांव में या नोएडा में बंगले में रहेगा, या अच्छे फ्लैट में, या फिर अपने होम स्टेट लौट आएगा जहाँ पर से भी हो। तो उसका स्किन इन द गेम तो है ही नहीं उस जिले में। यहाँ तो एक कवि ने लिखा भी है कि यहाँ तो नेता पर्वत सड़के नहरों को खा जाते हैं और नए जिलों के शिलान्यास में शहरों को खा जाते हैं। मतलब सिटी तक गायब हो जाते हैं। नोएडा में 50,000 करोड़ का लैंड स्कैम हुआ है ना। मेरे ही मित्र ने ऑडिट रिपोर्ट लिखी है, कोई नेता कोई आईएएस जेल नहीं गया है। तो सीधी बात यह है कि हमारे यहाँ जिले के स्तर पे कोई लेना देना नहीं है डीएम को, अकाउंटेबिलिटी नहीं, इंसेंटिव ही नहीं है ना उसको। देखिए, अगर वो 5, 10, 15 साल वहां रह के चमका के ऊपर नहीं बढ़ रहा, वो तो सीएम को आंसर करना है, और सीएम खुश तो बढ़ता चला जाएगा, चीफ सेक्रेटरी खुश बढ़ता चला जाएगा। वहां तो जू रोंगजी को चमकाना पड़ा ना, शंघाई। तो चीन की बात ऐसे आई कि चीन प्लानिंग तो जरूर करता है, और चीन ने प्लानिंग की है। और मेरे हिसाब से चीन ने पाकिस्तान को पाल पोस के इसलिए रखा है कि कभी हम ज्यादा नजर दिखाएं चीन को, तो पाकिस्तान को बोलेगा चालू हो जा भाई। तो छोटा भाई बड़े भाई पे विभीषण चढ़ बैठ रावण पे। अच्छा, अब सीधी बात यह है कि हमको अमेरिका चाहती है हम वो काम करें जो पाकिस्तान कोल्ड वॉर में करता था।
क्योंकि बहुत से वॉशिंगटन डीसी के लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट इस्लामिज्म एंड कम्युनिज्म। हाँ, बिल्कुल तो सही बात। वो चाहते हैं कि चीन से हम लड़ें, जाने हमारी जाएं, लहू हिंदुस्तानियों का बहे और राज हम करें, और उसका फायदा अमेरिका को हो, वेस्ट को हो। तो हर आदमी इस जियोपॉलिटिक्स में खेल खेल रहा है। चीन पाकिस्तान को पाल पोस के बड़ा कर रहा है, हमको वेस्ट बुलावा दे रहा है। लेकिन अब उसमें चक्कर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के राजकाल में चूंकि हमने अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया है और चूंकि हमने प्रोटेक्शनिज्म किया है, तो अब वेस्ट कह रहा है कि ये तो भाई हमारे साथ आए नहीं, ये हम तो चाहते थे कि ये हमारी पत्नी बन पड़े। हाँ, हम तो चाहते थे कि आप हमारी आंखों के नूर हो और आप शक्ति कपूर हो। बिल्कुल। तो आप जो है रूस के भी हो, इसके भी हो, उसके भी हो। तो भारत के लिए एक दिक्कत जरूर है, क्योंकि भारत के इस समय बहुत दोस्त नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी तो हैं ही नहीं, लेकिन सैंक्शन का धमकी आ रही है। पड़ोसी राज्यों में सर अब भूटान के अलावा कोई पूछ नहीं रहा। भूटान का राजा और मैं साथ थे ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, उस समय अच्छे मित्र, हाँ अच्छे मित्र थे उन दिनों। अब तो संपर्क नहीं रहा। तो बात होती थी, और वो तो शुरू से जो है भाजपा से उसको थोड़ा डर लगता था। तो अब शायद न रहे, और अब वो जो है उसको जो है एक और चीन, दूसरी ओर भारत उसमें फंसा हुआ है। तो अभी क्या है कि हमारे जो है पूरे नियर नेबरहुड में हमें एक तो हमारा कोई दोस्त नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं रहा। दूसरा, बाकी बड़े पावर्स में हमारे कोई दोस्त नहीं है, फ्रांस को थोड़ा बहुत छोड़ के। रूस अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो हथियार नहीं देगा, और रूस भी थोड़ा हमसे उखड़ गया है। चीन तो वैसे ही उखड़ा हुआ है। चीन के साथ हमारा ट्रेड बहुत है, लेकिन चीन के साथ टेंशन भी है। गलवान में तो देखा ही हमने। अमेरिका हमसे उखड़ गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आप सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी हो, मतलब हम तो आपके सामान को आने देते हैं बिना टैरिफ के, और नॉन टैरिफ बैरियर भी नहीं लगा रहे। आप टैरिफ बैरियर लगा रहे हो, नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहे हो। अब हम आपको बताते हैं, मजा चखाते हैं। तो हमारे साथ दिक्कत यह है कि जो आपने बात कही वो पाकिस्तान के संदर्भ में, कि पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन और टर्की है। टर्की क्यों? क्योंकि इस्लाम के नाम पे। चीन क्यों? वो जियोपॉलिटिक्स के नाम पे। तो पाकिस्तान का खतरे में होना ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्ले बल्ले है हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। बस इतना कहना है जी। तो भले ही वो खतरा बलूचिस्तान के कारण हो या किसी और के कारण, जैसे जैसे वो डूबते जाएंगे, बिल्कुल आर्थिक हालात खराब हों। देखिए, उनके यहाँ तो आर्थिक हालात वैसे ही खराब हैं। कब पता नहीं कब वो आ जाए, करेंसी कुछ बना तो पाते नहीं है, क्या बेचेंगे वो। लो स्किल, लो इनकम, लो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है, लो प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी है। दोबारा बोलूंगा, लो स्किल, लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी है। वो IMF के पास जाते हैं, वापस वो कटोरा लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है सर दुबई वाले दिला रहे हो उनको? नहीं, वो कह दे कि वो IMF इसलिए अब तक देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, की न्यूक्लियर वेपन है। क्योंकि पाकिस्तान के पास वो है ना, एक मेरे पास 3 इक्के, मैं जो है बेच दूंगा न्यूक्लियर वेपन, मैं सऊदी अरेबिया को बेच दूंगा। उनके साथ वैसे उत्तरी कोरिया को बेच दूंगा। उनके साथ वैसे ही डील है। सऊदी अरेबिया जब चाहे पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन पा सकता है। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं सबको बेचता फिरूंगा, या कहते नहीं है, इशारा करते हैं। और कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान का विघटन हो। विघटन होगा तो न्यूक्लियर बम का क्या होगा। तो IMF कहता है कि भैया यहाँ जो है बिल्कुल इतने सारे सांप छछूंदर गले में अटका हुआ वैसी स्थिति, ना उगलते ना निकलते। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की अलग दिक्कत है। पाकिस्तान में आर्थिक दिक्कत है, अभी बात की बालूचिस्तान की दिक्कत है, खैबर पख्तूनवा की दिक्कत है, अंदरूनी दिक्कतें हैं कि भाई अब इमरान खान आज का जुल्फिकर अली भुट्टो बन गया है। फौज ने उसको जेल में रखा है, लेकिन अब वो नेता बन गया है। लोग उसके लिए निकल आए हैं। लोग फौज से ना खुश हैं।
लोग चाहते हैं कि फौज की तानाशाही कम हो, फौज अब पीछे से चला रही है। लोग पार्टियों से भी नाखुश हैं, जो अभी क्या है, मैनेज्ड इलेक्शन था। लोग शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों से परेशान हैं। तो पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। तो आज अतुल सर आपने हमें बलूचिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी पूरी डिटेल से अपन ने बात की। पूरी डिटेल तो 100 जन्म में नहीं होगी। जी, खासा डिटेल में बात की। तो बलूचिस्तान की जो स्थिति है और पाकिस्तान के जो हाल हैं इस पे खास करके बात हुई। आपको कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और किस बात पे और हमें बात करनी चाहिए और विस्तार से वीडियो करना चाहिए वह भी कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब करें फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।